अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस सन में किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित होकर के और एक सभा कर रहे थे। उसी दरमियान 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न TRE 3 के PGT यानी कि 11-12+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उस समय भारत का ये वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक। ठीक है, 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। और लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के समय भारत के वायसराय थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर 1937 ईस्वी। 22 दिसंबर 1937 को 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के रूप में वर्णित किया गया था? इसका उत्तर बताइए क्या होगा। किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये अभी क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है PGT में है, TGT TRE 3 का। तो इसका उत्तर होगा BD सावरकर। ठीक है ना। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है ना। ये हम अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और उस समय भारत का वायसराय कौन था। ये AEDO जो अभी परीक्षा होना है उसमें भी ये प्रश्न एकदम 100% है कि पूछेगा। ठीक है, कि भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। और ये अगर नहीं पूछा तो ये ज़रूर पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अगर कार्यकाल पूछ दे कि कार्यकाल कब से कब तक था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बैसाखी के दिन जो है लोग अमृतसर में
एकत्रित हुए थे। बैसाखी एक त्यौहार है, उस त्यौहार के अवसर पे, ठीक है ना, अमृतसर में लोग एकत्रित हुए थे। यह नरसंहार जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, यह नरसंहार अमृतसर में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया था 21 मार्च 1919 को, ठीक है। इसके विरोध के दौरान जनरल डायर के आदेश पर हुआ था, ठीक है। इसके विरोध के दौरान, ठीक है ना, जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर के आदेश पर हुआ था। लोग रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सभा जालियांवाला बाग में कर रहे थे। उसी दौरान जो है जनरल डायर के आदेश पर, ठीक है, वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ निहत्थे लोगों पे चला दी गई। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हो गया और 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसे एक्ट ब्लैक एक्ट यानी काला कानून भी कहा जाता है, जिस तहत ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे किसी भी भारतीय को शक के आधार पर 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार मिला था, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट जो है 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। उसमें जो था कि इसमें जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को जो है ना, रॉलेट एक्ट जो था 21 मार्च 1919 को जो लागू हुआ था, तो जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था, इस कानून के तहत यह अधिकार प्राप्त था कि किसी को शक के आधार पर, ठीक है, 2 साल तक जेल करने का अधिकार था, ठीक है। इस कानून को यानी रॉलेट एक्ट को जो 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था, इस कानून को ब्लैक एक्ट यानी काला कानून भी कहा गया, ठीक है। उद्देश्य इसका था, यानी कि रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को जो लागू हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, ठीक है ना। यानी कि भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। और इस मतलब रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट जो एक्ट था, यानी कि रॉलेट जो कानून था, उसके तहत यह अधिकार अंग्रेज़ों को यानी ब्रिटिश सरकार को प्राप्त था कि किसी को भी शक के आधार पर 2 साल तक जो है उसको जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इस कानून को यानी रॉलेट एक्ट कानून को कानून का खिलाफ किया, ठीक है ना। और उसके विरोध में एक सत्याग्रह है, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है ना। तो रॉलेट सत्याग्रह किसने लाया था? तो महात्मा गांधी ने। यानी कि रॉलेट सत्याग्रह किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने, ठीक ना। यह कानून सर सिडनी की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिशों पर आधारित था। जो रॉलेट एक्ट जो कानून था, ठीक है ना, तो ये एक सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर ये आधारित था। ये प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 के दरमियान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका उत्तर है लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखेंगे हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डॉफरिन। लॉर्ड डॉफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय, ठीक है ना, भारत का सचिव कौन थे? ठीक है ना, वायसराय तो ठीक है, लॉर्ड डॉफरिन थे, तो भारत के सचिव कौन थे? तो सचिव थे लॉर्ड क्रॉस। लॉर्ड क्रॉस भारत के सचिव थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, यानी कि संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना संस्थापक कौन थे? तो M.O. ह्यूम। M.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि स्थापना M.O. ह्यूम ने किया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? भारत का पहला वायसराय, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कर्निंग। ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। और इसका कार्यकाल था 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब तक था? 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। काकोरी षड्यंत्र कांड, अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, वो किस वर्ष हुआ था? काकोरी ट्रेन कांड, अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, वो किस वर्ष हुआ था? हाँ, तो प्रश्न था कि काकोरी षड्यंत्र कांड, अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक है ना, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक है, और कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। पहला होगा भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध एवं पूर्णिया। ठीक है ना, 9 हो गया। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन पटना के निकट बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न अगर पूछेगा, अक्सर पूछा जाता है ये ऐसा प्रश्न कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बांकीपुर जो पटना के निकट है, वहाँ पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर, ठीक ना, 1885 ईस्वी को हुआ था। और इसके संस्थापक थे M.O. ह्यूम, ठीक ना, के द्वारा मुंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन, ठीक है, बांकीपुर पटना के निकट है, वहाँ पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता नरसिंह मुधोलकर ने की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नरसिंह मुधोलकर ने की थी। यह अधिवेशन बिहार राज्य में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। यानी कि भारत में ये 27वां अधिवेशन था। ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ, लेकिन बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था। ठीक है ना, कहाँ? तो बांकीपुर पटना में। प्रश्न था कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक ना, और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे प्रश्न देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को
फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? तो इसका उत्तर है काकोरी षड्यंत्र केस में, ठीक ना। काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्लाह खां को फांसी दी गई। अगस्त यानी कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, ठीक है ना, क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में, ठीक है ना, 17 लोगों को लंबी लंबी जेल सजाई हुई, ठीक ना। जेल में 17 लोगों को मतलब लंबी सजा हुई, 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला तथा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई। भारत में हरित क्रांति का श्रेय, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है, ये प्रश्न बताइए क्या होगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी आंदोलन का विरोध, सन्यासी आंदोलन का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी आंदोलन का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका उत्तर है आनंद मठ। आनंद मठ में, ठीक ना, ये इनका रविंद्रनाथ टैगोर का, सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कब हुई थी? बताइए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी और कब हुई थी? 1857 क्रांति मेरठ से हुई थी और ये 10 मई 1857 को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। इसी में उन्होंने, यानी कि ये चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हो गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन घोषणा बताइए कब हुई? किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और सॉरी ये लागू हुई। बंगाल विभाजन घोषणा कब हुई?
तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। और ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन, ठीक है, वो प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हुआ, ठीक है ना। अब बंगाल विभाजन के समय, ठीक है ना, भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन था भारत का वायसराय। इसका शासनकाल था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, यानी कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। और बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसी के समय, यानी इसी के समय अवधि के दौरान, ठीक है ना, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल स्थित है कलकत्ता में, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल यानी कि समय अवधि के ही दौरान जो है इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905 ईस्वी तक। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को किया था, ठीक है ना। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, लेकिन ये प्रभावी हुआ, है ना, यानी कि प्रभावी लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ये प्रश्न पूछता है कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था और ये लागू कब हुआ था? तो घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, जुलाई में घोषणा हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये लागू हो गया, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ठीक है। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? इसका उत्तर बताइए। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? 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 तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी। राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए राजी किया? तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के लिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न होगा कि 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न पूछा हुआ है, किसमें पूछा हुआ है? तो बीपीएससी TRI 2.0 में, ये पीजीटी में पूछा गया है 9th 10th में। ये 9th 10th में जो 8 नंबर का जो प्रश्न आता है, खास करके ये AEDO जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है अभी, तो उसमें भी प्रश्न पूछेगा कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, और इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। ठीक है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी कि लागू हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921 ईस्वी तक। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ये सब्जेक्ट देखेंगे। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान, यानी कि पॉकेट जीके है खान सर का। इससे हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, लगभग इसमें भी कुछ क्वेश्चन यानी कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कुल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, बहुत आसान है और ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये होगा इसका उत्तर 2.42%, यानी कि 2.42%। ठीक ना, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है ना। अगला है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है 17.5%। 17.5% भारत की जनसंख्या है। ठीक है ना। विश्व में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 17.5%। अब भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। ठीक है ना। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होगा 7वां स्थान है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, बताइए। भारत और चीन की सीमा
सीमा रेखा जो है, सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी, जिसका नाम ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन का तो हम लोग जान गए, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। भारत और चीन के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा। इसे 1876 में निर्धारित किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के, देखो क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। गंगा नदी के सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जमुना नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ब्रह्मंडल में प्रमुख रूप से पाई जाती है? कौन सी गैस ब्रह्मंडल में प्रमुख रूप से पाई जाती है? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। और एक प्रश्न है, हाईली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हाईली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, तो इसका उत्तर होगा इथोपिया में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। तो ठीक है, और लगभग कितना टाइम हुआ? 40 मिनट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।